कुछ एक्टिव होने की बात चल रही होगी। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो इसके बारे में एफए नहीं होते स्कूल में, FA1 FA2 आजकल टर्म टेस्ट में बदल दिए हैं। कौन सी बात सही है? अब ये बात याद रखिएगा, फॉर्मेटिव में बच्चे को एक्टिव रखना होता है, ठीक, और ये फीडबैक के लिए होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। वही सबमेटिव एंड में होगा और वो जजमेंट के लिए ज्यादा है अगर देखा जाए तो हमें फीडबैक ढूंढना है, कहां मिलेगा? पहला ऑप्शन है इंड्यूसिंग कॉन्टिन्यूअस थ्रेट टू फेलियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों में डर का माहौल पैदा कर दो फेल होने के नाम पे। ये इसका पर्पज नहीं होता। कंपेयर करना ये भी पर्पज नहीं होता किसी भी आकलन का, स्पेशली फॉर्मेटिव का तो नहीं ही है। सबमेटिव में एक बार को पॉसिबल है, बट वो भी उद्देश्य नहीं है उस चीज का। सी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। यानी जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ये भी 3 प्रकार का होता है, हम कहते हैं, मतलब ये नहीं, पूरा ओवरऑल असेसमेंट को हम 3 प्रकार में विभाजित कर देते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो फॉर्मेटिव का पार्ट है, असेसमेंट एज लर्निंग जो कि फॉर्मेटिव का पार्ट है। तो अभी आपके सामने ये पोल आया हुआ है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग चल रहा है। भाई आपको पता लग सके, मुझे फीडबैक मिल सके प्रोग्रेस का, और कहां सपोर्ट की जरूरत है, किस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इस चीज का पता लग सके। एक होगा जो खुद का आप आकलन कर रहे होंगे खुद से, वो असेसमेंट एज लर्निंग है, या आपके दोस्त आपका कोई आकलन कर रहे हैं तो यही ऑप्शन बेटर है कि प्रोग्रेस कितनी हुई है इसका पता लग सके और सपोर्ट उसी हिसाब से प्रोवाइड की जा सके। फीडबैक के लिए ये होता है, लेबल करना, कैटेगराइज करना नहीं। ये सब एक बार को सबमेटिव में संभव है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपका फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है ये। असर्शन यानी कथन है और इसका कारण है। कथन क्या है? इन अ क्लासरूम आ टीचर शुड प्रमोट वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स, डिस्कशंस एंड डिबेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, यानी बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, अपनी बात को कह पाए, चर्चा कर पाए, वाद विवाद कर पाए, इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात तो सही है भाई, जब तक बात नहीं करेंगे वो तब तक बात बनेगी नहीं। आई नो कई दिनों से जो है बफरिंग चल रही है, कल ये चीज जहां तक रिजॉल्व हो जाएगी। ये कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इतनी बफरिंग हो रही है, कई दिनों से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। होपफुली ये कल खत्म हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी लाइव में। तो सी ऑप्शन आपका 70% लोग 80% लोग सही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये बात तो सही है कि बच्चे को आप प्रमोट करें, उसके वर्बलाइजेशन की जो भी उसके विचार हैं उनको वर्बलाइज करें, यानी मौखिकीकरण करें, बोले, उस चीज को एक्सप्रेस करें। रीजन क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड इन एनी सेंस। यानी आपका भाषा का विकास और आपके संज्ञान, आपकी बुद्धि का विकास का कोई संबंध नहीं है। ये बात तो गलत हो गई। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई, फॉल्स हो गई। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इवन विकास के सभी प्रकार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, PCSE 4 प्रकार हैं, चारों इंटर रिलेटेड हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तो हिस्सा ही है लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर देखा जाए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वाइगॉस्की तो कह रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमंस के पास अपने संज्ञान, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात फॉल्स है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 84% लोग जवाब दे भी पा रहे हैं, विच इज वेरी नाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD की अगर हम बात करते हैं, जिसको अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार कहा जाता है, यानी अटेंशन में कमी है। वाओ, वेरी नाइस। आज सारे काम जो है बढ़िया चल रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी इलेक्ट्रिक कट है, उससे पहले इंटरनेट में दिक्कत चली रही है कई दिनों से, तो या तो आज का सेशन यही, चलो हो गया फाइनली, कट समाप्त हो गया। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें 16th क्वेश्चन पे थे हम लोग, आपकी क्लास में क्यों बफरिंग होती है? सोम्या, कुछ दिक्कत यहां से चल रही है, कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम है या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कुछ तो स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ तो टेक्निकल ग्लिच है, उसको कल रिजॉल्व कराएंगे। ये मैं देख रही हूँ बाकी क्लासेस में भी दिक्कत हो रही है, ऐप पर भी, मेरे ही सेशन में सिर्फ। तो ये रिजॉल्व हो जाएगा एक आध दिन में, होपफुली कल तक हो जाएगा, क्योंकि मजा खराब हो जाता है पूरा। इतनी एनर्जी मैं भी यहाँ से लगाती हूँ, आप भी वहां बैठे होते हैं, और सिर्फ बफरिंग की वजह से जो ये दिक्कत हो रही है, ये पहले हुई नहीं है पिछले ऑलमोस्ट 7 सालों में, और अभी ये हो रही है। तो देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लगातार इस तरह की कोई समस्या रही हो, तो एक बार चेक कराएंगे, उसको पता करेंगे। चलेगा, अभी 16th क्वेश्चन चल रहा था, अभी 15 मतलब 30 का सेट है पूरा, आपको देखने हैं कि आप 25+ लेकर के आए एटलीस्ट। तो कहानी समझेंगे, एक बार ये स्टार्ट हो जाए भाई साहब, इतने में पानी पी लेती हूँ। इतने आप बताइए जीवन में क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई? कहानी सुनो, कोई गा रहा है क्या?
15th क्वेश्चन वापस से समझा दो, अभी समझा देंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो, काहे टेंशन लेते हो। गले की बैंड बची हुई है। इंग्लिश पेडागोजी सब कराएंगे यार, डोंट वरी, डू नॉट वरी एट ऑल। देखिएगा हम क्या कर रहे थे, टेस्ट लगा रहे थे। देखना एक बार, हम थे क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखो जादू हो गया, वहीं से निकल गया एक और क्वेश्चन। और हमको कलम और चाहिए जो कि हम यहाँ से ले लेंगे और फिर हम आज की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बॉलीवुड को याद करेंगे हम। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 15 कोई कह रहा था, दोबारा से समझा दो यार। लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि रिलेशन है। इवन जो आपका दिमाग का विकास है उसमें भाषा का विकास बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। मैं और आप कैसे अपनी समझ बेहतर कर पा रहे हैं यहाँ, लैंग्वेज के थ्रू ही ना, ये पढ़ करके, समझ करके, सीख करके, चर्चा करके। भाषा तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे संज्ञान के विकास में, और ये कह रहे हैं रिलेटेड नहीं है। तो ए तो सही था लेकिन बी तो गलत है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि एडीएचडी वाले बच्चे की अगर हम बात करें तो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो टिपिकली, एडीएचडी एक तरह का डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में अटेंशन की कमी हो जाती है और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको देखना है, फोकस्ड रहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। भाई इनको फोकस की तो दिक्कत है, क्योंकि अटेंशन में डेफिसिट है, न्यूनता है, कमी है, ध्यान एक जगह पे टिका नहीं पाते, तो ये तो गलत हो गया। स्लो एक्टिविटी लेवल्स, स्लो नहीं होते, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। इनको बेचैनी इतनी होती है, सीट पे उछलते कूदते रहेंगे, या फिर इनसे टिक के नहीं बैठा जाता, ज्यादा देर तक एक जगह पे अटेंशन होल्ड नहीं कर सकते, ध्यान लगा नहीं सकते, यानी इंपल्सिव होते हैं। इंपल्सिविटी पाई जाती है एडीएचडी वाले बच्चों में, जनरली आवेगशीलता होती है, ये टिक करके नहीं बैठ पाते, ज्यादा देर तक अपना ध्यान एक जगह पे नहीं लगा पाते। इंपल्सिविटी इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है। हाई लेवल ऑफ टास्क ऑर्गेनाइजेशन तो दूर की बात है, ये ध्यान ही नहीं लगा पाते ज्यादा देर के लिए, तो इनको छोटे छोटे समय अंतराल में तोड़ करके, टाइम इंटरवल्स में कोई टास्क कराना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया एटसेट्रा। यानी कि कौन सा कथन अधिगम अक्षमताओं के बारे में, यानी डिसलेक्सिया क्या है, पठन वैकल्य, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। बच्चा 6 को 9 पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ेगा, डॉग को गॉड, 100 को वॉज पढ़ेगा। डिसकैल्कुलिया क्या है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब कौन सी एक बात डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया या फिर इन जनरल जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है कि बच्चे को सीखने में दिक्कत होगी, अक्षमता होगी, उसके बारे में सही है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑल अलाइक, सब एक जैसे होते हैं। क्यों भाई, सब में सेम अक्षमता थोड़ी होती है कि जिनमें भी डिसेबिलिटी है वो सारे बच्चे एक जैसे हैं। भाई एडीएचडी वाले को अलग समस्या होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी किसी को अगर डिसलेक्सिया है तो पढ़ने की दिक्कत है, डिसकैल्कुलिया है तो कैलकुलेशन की दिक्कत है, डिसग्राफिया है तो लिखने की दिक्कत है, सब सेम थोड़ी हो जाएंगे। फिर आता है बी ऑप्शन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर बेस्ट टू इवैल्यूएट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि इन बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। स्टैंडर्डाइज तो सबके लिए एक जैसे बन जाएंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, टीचर सेंट्रिक पेडागोजी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाइल्ड सेंट्रिक चाहिए, चाहे बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड हो नहीं हो, टीचर सेंट्रिक तो चाहिए ही नहीं। डी ऑप्शन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी जो हमारे तंत्रिका संबंधी वातावरणीय दोनों ही कारकों की वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग जो है डिफरेंट होती है डिसलेक्सिया वाले बच्चे की, और साथ में एनवायरमेंट का भी कुछ रोल उसमें हो सकता है कि उस टेक्निक से उसके साथ डील ही नहीं किया गया जिस तरह से वो सीख सकता था। तो दोनों का रोल होता है इसमें। ऐसा नहीं कि इनके दिमाग में कोई कमी है, आईक्यू में कमी है, बट वो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग, इनकी ब्रेन की तंत्रिका तंत्र की जो वायरिंग है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द किसने दिया था, सैमुअल किर्क ने 1960s में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन, यानी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद हैविंग हियरिंग इंपेयरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। यानी श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम का तरीका प्रभावशाली नहीं होगा, बताइएगा। पहला ऑप्शन है विजुअल काइनेस्थेटिक, यानी जिस बच्चे को देखने में, वैसे हियरिंग इंपेयरमेंट, देखो नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी हमारी ह्यूमंस की क्या होती है, जिनको इंपेयरमेंट नहीं है, 0 to I think 20 dB के बीच में अगर आप सुन पा रहे हैं, डेसिबल्स की जब हम बात करते हैं, यूनिट है मेजर करने की साउंड को, तो आप नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही 20 के प्लस जाएगा, 21 से ऊपर जाते जाते ही मतलब हम कहेंगे कि हियरिंग इंपेयरमेंट शुरू हो गया बच्चे को। अब शुरुआत में माइल्ड होता है, फिर वो अगर ज्यादा है, जिसमें जितना डीबी
जितना हाई डीबी पे उसको सुनने में आवाज आती है उतना ही हम कहेंगे कि हियरिंग डिसेबिलिटी या हियरिंग इंपेयरमेंट है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है 0 to 20 dB आई थिंक, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 20 dB तक होता है, हाँ 0 to 20 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विजुअल काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो आप बच्चे को कुछ दिखा सकते हो पिक्चर, अगर सुनने में दिक्कत हो रही है तो कोई एक्टिविटी करा सकते हो साथ में, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, लेक्चर देना। अब बच्चे को सुनने में दिक्कत होती है और आप उसको लेक्चर मेथड में क्या होता है, बस आप बोलते ही तो हैं, तो ये गड़बड़ है। बी ऑप्शन यहां हमें सही लग रहा है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को आप एक्टिविटी भी करा रहे हो, बात सही है। मल्टी सेंसरी यानी मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर सुन कम भी पा रहा है तब भी वो बाकी एक्टिविटीज अपने सेंसेस के थ्रू टच करके, फील करके, देख करके एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी बात सही है। अब हालांकि इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन किसी तो सेट में कभी तो आया हुआ है, कह दिया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इनके लिए बेटर नहीं है, बट ये गलती है बोर्ड की। मतलब यहाँ पे लेक्चर से बेटर या लेक्चर से ज्यादा डिफिकल्टी एक्टिविटी बेस्ड में नहीं होगी, लेक्चर में दिक्कत ज्यादा होगी बच्चे को, या तो उसको लेक्चर मेथड में आपको फिर उसको ऑडियो डिवाइसेस देने पड़ेंगे। तो ये बोर्ड की मर्जी है कि उन्होंने मान लिया है कि एक्टिविटी बेस्ड होगा जवाब, लेकिन यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है वो लेक्चर मेथड है, तो हम लेक्चर के साथ ही जाएंगे। हाँ, ऐसा कभी रेयर केस में हो जाता है कि गड़बड़ हो जाए, या ये एक आध क्वेश्चन बोर्ड का कई बार रहता है कि वो मानते हैं तो फिर उसी को मानने लग जाते हैं ऑप्शन को, और कई बार अगले सेशन में ही यानी अगले एग्जाम में ही सेम क्वेश्चन आ जाता है और दूसरे ऑप्शन को मान लिया जाता है। तो हम यहाँ पे जो सही है वो है लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड के साथ ही जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि एक्टिविटी बेस्ड में भी समस्या हो सकती है बच्चे को, लेकिन जो ज्यादा समस्या है वो लेक्चर में होनी चाहिए। बात सही है या नहीं है? चलिए खैर, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हम इसी को मान के चलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। गिफ्टेड बच्चा, जिसका आईक्यू ज्यादा है, जिसका इंटेलिजेंस का स्तर ज्यादा है। 3 प्रकार होते हैं गिफ्टेडनेस के, जनरली हम सोच लेते हैं बस आईक्यू ज्यादा है वही गिफ्टेड है। चलो पहले आप जवाब दे लो फिर हम बात करेंगे। तो कौन सी एक चीज को अवॉइड करना है यदि बच्चा प्रतिभाशाली है, यानी इसका आईक्यू ज्यादा है या फिर किसी फील्ड में बहुत अच्छा करता है, टैलेंटेड है या क्रिएटिव है, तो कौन सी चीज से बचना है। स्टिमुलेटिंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज, यस, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इनके लिए, इनको डिफिकल्ट चीजें या थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इंप्लीमेंटिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, सबके लिए एक जैसा एक डंडे से हाँकना बहुत बढ़िया बात नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी या एनरिचमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, बट ठीक है। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली बहुत सारे काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं क्योंकि उनका इंटेलिजेंस का स्तर अच्छा होता है, बात सही है। कंसीडरिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर करिकुलम एक्सेलरेशन, ये बात भी सही है, लेकिन सबको एक डंडे से हाँको, यानी मानकीकृत पाठ्यचर्या जो सबके लिए है वही इनके लिए है, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। एनरिचमेंट करिकुलम भी इसमें लाने चाहिए ताकि कुछ चैलेंजिंग, कुछ डिफरेंट इनके पेस के अकॉर्डिंग, नहीं तो ये बोर्ड महसूस करते हैं यदि क्लास स्लो चल रही हो तो। क्यों? क्योंकि इनको चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं बाकियों से। तो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होना गलत है यहाँ पे कि सभी के लिए एक ही करिकुलम हो गया, और स्पेशल नीड्स को हम समझ ही नहीं पा रहे। स्पेशल मतलब गिफ्टेड बच्चा है तो उसकी भी नीड्स को समझना एक तरह से वही हुआ। तो गिफ्टेड बच्चे की 3 प्रकार होते हैं जनरली, जिसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअली ब्राइट, है ना, ये समझना जरूरी नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है कि भाई ये गिफ्टेड है, मतलब जनरली गिफ्टेड का मतलब हम यही समझते हैं कि आईक्यू ज्यादा होगा, इंटेलिजेंस का स्तर ज्यादा होगा, जल्दी समझ लेगा चीजों को, क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी, मेमोरी अच्छी होती है, लैंग्वेज पे पकड़ होती है, ह्यूमरस होते हैं, अपने से एज जो बड़ी होती है, जिनकी दोस्त इनके वो बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअली ब्राइट लोगों में पाई जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दूसरा है टैलेंटेड चिल्ड्रन, यानी अब सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, क्या है, टैलेंटेड हैं किसी एक फील्ड में, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन भी एक प्रकार है गिफ्टेड चिल्ड्रन का। क्रिएटिव चिल्ड्रन यानी कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना, है ना। MF हुसैन क्या पेंटिंग बनाते हैं बहुत अलग सी, क्रिएटिविटी, कुछ डिफरेंट। तो ये तीनों ही प्रकार गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जब गिफ्टेड की बात होती है तो ये अंडरस्टूड होता है कि बात हो रही होगी इंटेलेक्चुअली ब्राइट की, जिसका आईक्यू ज्यादा है। ठीक है ना, इनमें भी आईक्यू ठीक ठाक ही होता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुका है बिल्कुल, रिटायर्ड बच्चा क्रिएटिव नहीं होता। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है। तो हमको इनके लिए स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, फ्लेक्सिबल करिकुलम लेकर के आना है, ताकि उनके अंदर जो क्षमता है वो बाहर निकल के आ सके। क्वेश्चन नंबर 20, वैसे भी सभी बच्चों के लिए हमें यही करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन ऑर्डर टू मीट नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म, एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है या कुछ बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है। ऑटिज्म क्या है? ये भी एक तरह का विकार है, प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है ना,
अगर हम कोई कहे ठीक हो सकता, नहीं ठीक नहीं हो सकता, कंट्रोल हो सकता है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज लाइकली टू बी इफेक्टिव, यानी अगर ऑटिस्टिक बच्चा है, स्वालीनता है किसी को, तो कौन सा एक तरीका है, कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर होगी उसको समझाने के लिए, क्योंकि पढ़ाना तो उसको भी इंक्लूसिव क्लासरूम में सबको इंक्लूड करना है। बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, यानी रोज मेथड्स चेंज ना कर देना, रोज सिटिंग पोजीशन उसकी चेंज ना कर देना, आज यहां बैठा है कल वहां बिठा दिया, परसों कहीं और बिठा दिया, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे के आसपास अगर उसका एनवायरमेंट चेंज हो जाता है तो बहुत डिफिकल्टी होती है, उसको दिक्कत होती है, और सोशल इंटरेक्शन में भी उसको दिक्कत होती है, ज्यादा लोगों में घुलने मिलने में। बात तो सही लग रही है, फिर भी बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। प्रणाम है आपको, इतना गलत जवाब आप कैसे दे पा रहे हैं। कीप वेरिएशंस एंड मेक फ्रिक्वेंट चेंजेस इन क्लासरूम सेटिंग्स। कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि वो बच्चा जिसको ऑटिज्म है उसकी सराउंडिंग में, उसके वातावरण में, उसके आसपास, उसके रूम में भी अगर आप बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे कि आज टेबल यहां रखी है कल वहां रख दी, उसको दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं चाहिए उसको अपनी दिनचर्या में, है ना। तो कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, हर बच्चे पे सेम बात लागू मत करो, है ना, ये बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रट्टे नहीं लगाने किसी भी चीज के। तो कीप वेरिएशंस, वेरिएशन ज्यादा नहीं चाहिए होती ऑटिस्टिक बच्चे को, वो डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा चेंजेस से, तो ये तो आप उल्टा कर देंगे, उसके लिए खराब काम कर देंगे। आस्क देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप्स, ये बच्चा सोशली इसको दिक्कत होती है घुलने मिलने में लोगों से, और आप कह रहे हैं कि 1000 लोगों के सामने स्पीच दो जाकर के, तो ये भी गलत तरीका है। टीच देम इन स्पेशल सेक्शन ओनली, सिर्फ स्पेशल सेक्शन में पढ़ाएंगे तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन कहां गई, बाकी बच्चों के साथ भी आपको एक रेगुलर क्लासरूम में भी तो पढ़ाना है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, यानी अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, यानी जो आपकी अप्रोच है, अगर एक अप्रोच है जो बच्चे के लिए काम कर रही है, उसको समझ में आ रही है, तो आप कंसिस्टेंट रहिए उस चीज में। ऐसा मत कीजिए कि रोज आप नए नए मेथड उस पर लागू कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर